हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। जैसा कि हम लोग वीडियोस के कुछ एमसीक्यूज के कुछ वीडियोस लेकर के चल रहे थे, उसी क्रम में आज सीबीएसई बोर्ड के दिए हुए एक सैंपल पेपर को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड के साइट पर मौजूद है। उस सैंपल पेपर को हम करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने अपने सैंपल पेपर में डाला है और किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम उस सैंपल पेपर को करने की कोशिश करते हैं। तो पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं क्या है। तो देयर आर टोटल 60 क्वेश्चंस इन द पेपर, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। यानी 60 क्वेश्चंस आपको दिए रहे होंगे और उनमें से आपको 50 को करने हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन क्या आप ओवरऑल 60 में से किसी भी 50 को कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर 60 दिया है तो हम 50 करने का मतलब कहीं से 50 कर लें, ऐसा नहीं। देखिए कैसे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। दिस पेपर इज डिवाइडेड टू 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन, सेक्शन ए, कंटेन्स 24, अटेम्प्ट एनी 20। बात समझ में आ रही है? यानी पहले सेक्शन के 24 क्वेश्चन में से हमको कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा सेक्शन, सेक्शन बी के 24 में से हमको 20 क्वेश्चंस करने हैं। तीसरा सेक्शन 12 क्वेश्चन का होगा, जिसमें से हमको 10 करने हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि टोटल हमको 50 ही करने हैं। देखिए 20 + 20 + 10 और टोटल 60 क्वेश्चंस ही रहेंगे। लेकिन हम कोई भी 50 नहीं कर सकते हैं। हर सेक्शन को देख करके उस सेक्शन में से कितना कंपलसरी ये करना, उस हिसाब से हमको काम करना है। बात समझ में आ रही है? यानी सेक्शन ए से हमको 20 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी से हमको 20 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन सी से हमको 10 क्वेश्चन करने हैं। बात समझ में आ गई? सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स, ठीक, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, और एग्जाम आपका 90 मिनट्स का है और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 40। आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन क्या है? जैसा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी लिखा हुआ था, तो तीनों सेक्शंस में से पहले सेक्शन को हम पहले करने की कोशिश करते हैं। 20 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 24। अभी पीछे हम लोगों ने देखा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाई। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जब हम लोग बात करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हो गया? इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इनकी इनकम को हम कैसे वापस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं, सरकार अपने पॉलिसीज के थ्रू, अपने बजट के थ्रू ये ऑब्जेक्टिव लेकर के ये काम करती है कि किस तरीके से हम इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि प्रो पुअर पॉलिसीज हम बना सकें। अमीरों से लिया गरीबों की तरफ, उसको लेकर के गए। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, नहीं, जनरल प्राइस लेवल की बात नहीं होती है यहां पर। इंक्रीजिंग द जीडीपी की बात इसमें कहीं नहीं होती है। ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नहीं, प्रोडक्शन की बात नहीं। रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन, देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? तो जो हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो होगा किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का, उसी को रिकॉर्ड करता है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू या फ्रॉम द इकोनॉमी, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक। कौन सा ऐसा बैंक है जो डायरेक्टली जनरल पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करता है? तो सीधी सी बात है, हमको पता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अब ऑप्शंस में देखिए सेंट्रल बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक लिखा है। तो ये सेंट्रल बैंक जो है ये वन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक है, ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है ना। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका ठीक ठाक नाम दिया हुआ है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जिसको हम लोग ऑप्शन डी कहेंगे, यानी थर्ड का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम अंडर करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो जब इनविजिबल आइटम की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें से इनविजिबल आइटम नहीं है? नॉट है, खतरनाक, खतरनाक वाली बात। जहां नॉट होगा खतरनाक वाली बात है। ठीक है, देखते कौन सा इसमें सर्विस नहीं है। तो देखिए एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट सर्विस है,
पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज, सर्विसेज लिखा ही हुआ है। एजुकेशनल रिलेटेड ट्रेवल, ये भी सर्विसेज है। लेकिन मर्केंडाइज जहां पर टर्म इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि टेंजिबल गुड्स की बात हो रही है, वो गुड्स विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन। बात समझ में आ रही है? तो मर्केंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्शन जो होंगे वो हमारे करंट अकाउंट के पार्ट, करंट अकाउंट में विजिबल ट्रेड के पार्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये इनविजिबल का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। Demonetization was the step taken by the government of India in order to tackle the problems of corruption, black money, terrorism, circulation of fake currency। बिल्कुल 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या बताया सरकार ने कि हमको ब्लैक मनी खत्म करनी है, हमको करप्शन खत्म करना है, यानी हमको इन सारी चीजों को ही टैकल करना है। देखिए वही सारी बात यहां लिखी है, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो सही है। ठीक है, इसके तो अगला स्टेटमेंट क्या है? डिमोनेटाइजेशन हैज इंश्योर्ड इंप्रूव्ड टैक्स कॉम्प्लायंस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ? जो टैक्स कॉम्प्लायंस थे उनमें काफी बेहतरी आई, काफी चीजें सुधरी, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है? सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मिस साक्षी, एन इकोनॉमिक्स टीचर, was explaining the concept of minimum percentage of the total deposits to be kept by any commercial bank with the central bank। अब यहां से घंटी बज जानी चाहिए। डिपॉजिट्स कॉमर्शियल बैंक विथ सेंट्रल बैंक, तो कोई भी डिपॉजिट जो हम करेंगे कॉमर्शियल बैंक में करेंगे, उस कॉमर्शियल बैंक को फिर कुछ ना कुछ मिनिमम रिजर्व क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक में रखना पड़ेगा। आगे क्या पूछ रहा है? एज पर द नॉर्म्स एंड स्टैट्यूट, ठीक है, प्रिवेलिंग इन द कंट्री। तो ये जो कर रहे हैं, जो रिजर्व हम रख रहे हैं सेंट्रल बैंक में, उसको हम क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। सीधी सी बात है। जो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में रिजर्व रखती है, कैश रिजर्व रेशियो। जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास ही रिजर्व के रूप में रखती है, बॉन्ड्स के रूप में, उसको एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब एक्सचेंज रेट सिस्टम जैसे ही नाम आया, फिर से घंटी बजेगी। क्या? 3 नाम। कौन कौन से? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड, फ्लोटिंग। कौन सा है इसमें? तो अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम क्वेश्चन यहीं तक पढ़ते हैं और इतने उत्साहित होकर के इस क्वेश्चन को टिक करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे फ्लेक्सिबल। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए अभी आंसर चेंज हो जाएगा। हाउएवर डेलिब्रेट एफर्ट्स आर मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कीप द एक्सचेंज रेट विद इन द स्पेसिफिक रेंज। मार्केट फोर्सेस के थ्रू क्या कोशिश की जाती है कि हम एक्सचेंज रेट फिक्स करें, लेकिन अगर उनसे वो स्पेसिफिक रेंज नहीं उनको मिल पाता है, उसमें वो बार बार एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस ज्यादा हो रहे होते हैं, तो क्या करना पड़ता है? तो आरबीआई को अपना एक रूल निभाना पड़ता है। अथॉरिटी के बारे में बात किया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आरबीआई की बात कर रहा है यहां पर ये, ठीक है ना? तो ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग। बात समझ आ रही है? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है? पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सड़क बन गई, सरकार बनवा दी, तो कोई ऐसा कहेगा नहीं इस पे नहीं चलेंगे, हम हवा में चलेंगे, ऐसा नहीं कह सकता। उसको सड़क पे चलना पड़ेगा। सरकार के द्वारा बनाया गया है तो सब उसका लाभ उठाएंगे। स्ट्रीट लाइट लगी है तो कोई कहे नहीं सरकार लगवाई है तो आंख बंद कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रीट लाइट लगी है, सरकार की तरफ से कोई भी चीजें हैं तो उसका इस्तेमाल सब लोग करेंगे। ठीक है, फिर पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरियस इन नेचर। पब्लिक गुड्स में कोई राइवलरी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है, वो नॉन राइवलरियस होते हैं। एक्सक्लूडेबल होते हैं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? जैसे सड़क की बात हमने की, स्ट्रीट लाइट की हम लोगों ने बात की, जो अन्न मिलते हैं जो आजकल मिल रहे हैं प्रधानमंत्री योजना की तरफ से, ठीक है? तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, ये एक्सक्लूडेबल गलत है, राइवलरियस नहीं होता है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरियस। बात समझ में आ रही है? अगर ये स्टेटमेंट होता तो सही होता, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज
नॉट करेक्ट, यानी फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस आर। वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट होते हैं? 3। कौन कौन से? करंट, कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व्स। लेकिन मेनली कौन से 2 अकाउंट्स की हम लोग बात करते हैं? तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो देखिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट यानी 1 और 3 कहां है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, देखिए खतरनाक वाला शब्द, नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? टू एक्ट एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल काम करता है इसकी तरह। टू एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। यानी बचा क्या? डी, लेकिन पढ़ भी लेते हैं इसको। टू इशू क्वाइंस एंड 1 रुपी नोट, ये कौन करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 आईपीआर 1956 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ डैश 5 ईयर प्लान। तो 1956 का मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान। क्या फोकस? इंडस्ट्री, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सारी चीजें दी थी ना। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस चीज की बात करता है? कि एक कितने वर्कफोर्स डिफरेंट सेक्टर्स में इंडल्ज्ड हैं, कहां कहां काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखते हैं ऐसा कहां पर लिखा हुआ है। तो साइज ऑफ लेबर फोर्स, नहीं इसकी बात नहीं करता ऑक्यूपेशनल। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, नहीं इसकी बात भी नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देखिए बात आ गई वहां तक, ऑप्शन सी। ठीक है ना, नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी। 13 पर आता है, डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर द मीटिंग देयर सेल्फ कंजम्पशन। पहले खुद परिवार को अपना प्रोडक्ट खिला लिया, खा लिया, उसके बाद कुछ बच गया तो क्या करेगा? बाहर ले आके बेचेगा। उसको हम लोग कौन सा सरप्लस कहते हैं? उसको हम लोग कौन सा ट्रेड कहते हैं? मार्केट सरप्लस। ठीक, देखिए दिया होगा, देखिए मार्केटेबल सरप्लस। बात समझ में आ रही है? ट्रेड सरप्लस का मतलब जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से, ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? Read the following statement carefully and choose the correct alternatives given below. Poverty line in India is defined in terms of monetary value of the minimum nutritional calorific requirement of an individual in a day. बिल्कुल, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अलग अलग डिवीजन है। पॉवर्टी के वीडियो में मैंने बताया है अलग अलग डिवीजन किस तरीके से है। तो अगर 2100 कैलोरी पर डे की बात हो रही है तो वो अर्बन एरिया की बात हो रही है। 2400 कैलोरी पर डे की बात हो रही है पर पर्सन, तो वो रूरल एरिया की बात हो रही है। बात समझ? क्यों ज्यादा रूरल में? क्योंकि वहां लोग फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं तो उनको ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, यहां लोग मेंटली काम ज्यादा करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यानी ये तो बिल्कुल एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने का एक तरीका है भारत में। दूसरा, द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स। क्या जो पॉवर्टी लाइन 1970s में था, क्या वही लाइन आज भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो समय बदलते बदलते चेंज होता जाता है। जो 2021 में आज है वो 2051 में नहीं रहेगा। क्यों? लोगों का कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। जो इनकम बाबा जी कमाते थे वही क्या आप भी कमा रहे हैं? नहीं। बात समझ में आ रही है? जनरेशन चेंज हो रही है, इनकम लेवल चेंज हो रहा है, कंजम्पशन लेवल चेंज हो रहा है, तो पॉवर्टी लाइन भी चेंज होगी। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। स्टेटमेंट 1, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग हब। बिल्कुल, इंडिया आउटसोर्सिंग हब हो गया है वर्ल्ड के लिए। ठीक है ना, आज से नहीं, कब से? लगभग 2005-6 से। ठीक है ना, आउटसोर्सिंग हब। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन्ड बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, जो स्किल्ड मैन पावर होंगे वही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भारत क्या है? वर्ल्ड वाइड अपनी एक पहचान बना रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960s, इंडिया वाज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन डैश ऑफ द सप्लाई।
कहानी बताइए, कौन सी कहानी? 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय तक इंडिया यूएस पर डिपेंडेंट था फूड ग्रेन्स के लिए। जब वॉर हुआ, लाहौर तक हमारी सेना चली गई, तो उन्होंने क्या कहा यूएस ने कि वहां से सेना वापस बुलाइए, नहीं तो आपको व्हीट नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कहां से हम डिपेंडेंट थे? हम यूनाइटेड स्टेट्स से, यानी यूएसए से हम उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट इन कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। कौन सा इसमें करेक्ट पेयर है? तो पहला क्या कह रहा है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। ट्रेड सरप्लस एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। अगर ट्रेड सरप्लस की बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट हम कुछ कह भी सकते हैं, बाकी तो ये तो कोई मतलब नहीं है इसका। करंट ट्रांसफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, करंट ट्रांसफर्स की बात हो रही है। रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम्स, तो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहां से जा रहा है तो पॉजिटिव आइटम में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? तो नेगेटिव में आएगा ना, तो यहां पे ये बात गलत लिखी है, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा क्या? ये, तो ये आंसर सही होगा। फिर भी देख लेते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को ही तो हम लोग FII कहते हैं, फॉरेन, क्या कहते हैं FII? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ गई? तो यानी इसका हो जाएगा डी का फोर्थ। देखिए दिया होगा ऑप्शन में, डी का फोर्थ। क्लियर है बात? क्लियर है बात? पहले तीनों गलत थे, डी वाला जो पेयर था वो सही था। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेटअप इन 1982। एक क्वेश्चन यहीं से, क्वेश्चन से क्वेश्चन। 1982 में सेटअप हुआ था। फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड का? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एज अ डैश बॉडी to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system। तो बार बार जब हम लोग नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? इट इज क्या? एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी है ये। जिस तरीके से RBI एपेक्स बॉडी है सारे कॉमर्शियल बैंक को देखते हुए, उसी तरह रूरल डेवलपमेंट के लिए जो RRBs हैं और बाकी सारी चीजें हैं, सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, सबके लिए एपेक्स बॉडी कौन है? हमारा नाबार्ड, यानी एपेक्स। बात समझ में आ गई? आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? The government of India has decided to vaccinate the adult population of India with Covaxin or Covishield without any charge. This would be categorized as, भारत सरकार कोवैक्सीन और कोविशील्ड सबको लगवा रही है। फ्री भी सुनने को आ रहा है, लगभग 75% फ्री और 25% प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। ठीक है, तो जो वो फ्री वैक्सीन लगवा रही है सरकार, खर्च नहीं आ रहा होगा उसका, बिल्कुल खर्च आ रहा होगा। तो वो क्या है? पहली चीज, सरकार का खर्च है ना, इनकम नहीं है ना, तो ये ऑप्शंस तो खत्म हो गए इनकम वाले। खर्च है यानी एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? तो हम लोगों ने दो तरह के एक्सपेंडिचर पढ़े, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू। तो आप बताइए, क्या वैक्सीन लगवाने से कोई एसेट्स फॉर्म होगा? नहीं होगा, यानी कि कैपिटल तो नहीं है, यानी रेवेन्यू। बात समझ में आ गई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। इसमें से कौन सा पॉवर्टी का रीजन नहीं है? नॉट आ गया, देख लीजिएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉवर्टी बढ़ेगी, एक तरह से एक फैक्टर है उसका। राइजिंग पर कैपिटा जीडीपी, अगर पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा, तो पॉवर्टी आएगी? नहीं, यही स्टेटमेंट है जो गलत है। बात समझ में आ रही है? 20 का आंसर हो जाएगा। लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो भी पॉवर्टी है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन होगा तो भी पॉवर्टी है, इंक्लूजन होगा तो ठीक ठाक बात है। ठीक है, इसका आंसर 20 का बी। इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज हैज डिपॉजिटेड ₹100 इन द बैंक if it is assumed that there is no other currency in circulation in the economy, then the total money supply in economy will be 100 रुपए गया, वही सर्कुलेट करेगा, और कौन सा रुपए? जब कह रहा है कोई और मनी सर्कुलेशन में है ही नहीं, तो फिर बात खत्म, यानी 100 रुपीज आंसर। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 22। Since independence, India has witnessed a considerable fall in the infant mortality rate. Infant mortality rate. Identify which of the following may not, फिर से खतरनाक, not be one of the reasons for the fall of infant mortality rate। तो इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो infant mortality rate के डिक्रीज होने का कारण नहीं है?
ठीक है ना। तो इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, अगर हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार होगा, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल्स बनेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स बेहतर होंगे, तो क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन स्टैंडर्ड, एजुकेशन स्टैंडर्ड ये भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। अगर एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा जागरूक होंगे, यानी कि ये भी क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने का एक तरीका है। लेकिन पूछा क्या है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर कम होगा, गरीब इंसान होगा, अगर उसके पास अपने रोज के काम करने के पैसे नहीं होंगे, उसके पास कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, वो इन चीजों से दूर भागेगा और मोर्टेलिटी रेट उसके यहाँ क्या होगी, ज्यादा होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, 0 से 1 साल के बच्चे, 1 साल से कम वाले जितने बच्चे होंगे वो सब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 क्या है, read the following statements carefully and choose the correct alternatives given below. Statement 1, subsidies do not add any burden on the financial health of institution. अब आप बताइए, अगर सब्सिडी ज्यादा देगी सरकार तो उसके ऊपर बर्डन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तो गलत बात लिखा है, डू नॉट लिख दिया है, ये बर्डन फॉर्म करता है, ठीक है ना। कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज मे वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल। हम सब्सिडीज क्यों देते हैं, हम सब्सिडीज देने का, हम मतलब सरकार क्यों देती है सब्सिडी, वो इसीलिए देती है ताकि वो जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ा सके, उनकी कुछ हेल्प कर सके, उनके खर्च में कुछ मदद कर सके। बात समझ में आ रही है। वो मदद करेगी तो क्या होगा, वो थोड़े से ऊपर उठेंगे, और जिससे कि जो हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं वो हम इक्विटेबल की तरफ मूव कर पाएंगे। यानी ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी बचा क्या, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। Prior to India's independence, the stagnation in the agricultural sector was mainly caused by, हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में दिक्कत क्यों थी भाई, तो इन्वेस्टमेंट थी टेक्नोलॉजी में, इसलिए इन्वेस्टमेंट होती तब तो बेहतर होता ना एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर, ये भी गलत बात। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, अगर ऐसा होता, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होती तब तो एग्रीकल्चर बहुत आगे बढ़ी होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या स्टैग्नेशन की बात कर रहा है, स्टैग्नेशन का मतलब वेयर देयर इज नो और लिटिल ग्रोथ। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने सेक्शन ए कर लिया, 24 क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन में डाउट हो आप तुरंत क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 25, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। देखिए असर्शन रीजन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन क्या है, एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बाय अ फॉरेन कंपनी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी क्या होगी, आएगी ना हमारे यहां। अगर कोई हमारा एक कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी उसको एक्वायर कर रहा है तो वो लेके जाएगा तो फ्री में ना जाएगा, पैसा देगा हमको, यानी फॉरेन करेंसी आएगी तो ठीक है, क्रेडिट साइड में लिख लिए। इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आउटफ्लो कैसे, इनफ्लो होगा ना, अगर कोई चीज हमारे क्रेडिट साइड में है इसका मतलब इनफ्लो हो रहा है। जो आएगा क्रेडिट, जो जाएगा वो डेबिट, तो आएगा तो वो तो इनफ्लो होना चाहिए, तो ये गलत है, रीजन गलत है। यानी असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्या है, सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹400 करोड़ लीड टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स वर्थ 4000 करोड़। तो क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बुक में साफ साफ लिखा भी हुआ है, क्या फॉर्मूला है, तो टोटल डिपॉजिट जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, टोटल डिपॉजिट हमारा है 4000 करोड़, करोड़ करोड़ दोनों तरफ कट जाएगा, 4000 लिख लीजिए। इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 400 करोड़ इंटू 1/LRR, यही हुआ ना। अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से गया एक जीरो बच जाएगा, ठीक है ना। तो यानी LRR उधर जाएगा, 10 नीचे आएगा, तो LRR इज इक्वल टू क्या, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 0.1। बात समझ में आ रही है। तो यही इसका तरीका है, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, मेजर पॉलिसीज, असर्शन रीजन है, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव, बिल्कुल ठीक बात है।
द प्रपोर्शन ऑफ people depending on agriculture did not decline as expected after the green revolution। बिल्कुल ये भी ठीक बात है क्या? देख लीजिए क्या लिखा है, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइंड एज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल सही बात है ये, हम लोगों ने उम्मीद की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कि डिक्लाइन ज्यादा होगा, लेकिन डिक्लाइन में कमी हुई। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन कोई किसी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 के बी के बाद 28 क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड रूरल पॉपुलेशन। ये सही है कि गलत है? ये सही स्टेटमेंट है। अगर डाइवर्सिफिकेशन, रूरल डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हम करेंगे उतना हमारे फार्मर्स के लिए चीजें बेहतर होंगी, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला क्या है? डाइवर्सिफिकेशन includes change in cropping pattern, shift in workforce from agriculture to other allied activities and non-agricultural। बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये थोड़ी है कि एग्रीकल्चर में ही सिर्फ, अलग जगहों पर भी हम काम कर सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं जिसकी चीजें बेहतर हो, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चरल एवेन्यूज, नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल डेवलपमेंट। नहीं, हम चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो, वो अलग अलग जगह पर काम करें, अलग अलग जगह पर काम करेंगे तो इनकी रिस्क कम होगी। क्यों? क्योंकि जिस सेक्टर में वो काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हाई अनसर्टेनिटी वाला सेक्टर है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बात कर रहा है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। बात समझ में आ गई? आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, assertion human capital treats human beings as a means to an end। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अच्छा, अगर हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, अगर हम स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, तो क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन करेगा? बिल्कुल गलत बात कर रहा है ये। इसी के जरिए हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी, 29 का सी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? From the set of statement given in column 1, name of the scheme, and column 2, objectives of poverty alleviation program, choose the correct pair of the statement। देखिए, अब स्कीम की बात आ गई। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं, मैं भी रहता हूं, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैं भी परेशान हूं। लेकिन अब स्कीम खुद कहती है कि हम क्या करने आए हैं। कैसे कहती है देखते हैं एक बार, ठीक है। हमको करेक्ट पेयर इसमें पकड़ना है, देखते हैं करेक्ट पेयर कौन सा है और स्कीम कैसे बोल रही है सर, आप दिखाइए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इंप्लॉयमेंट की बात कर रही है और उसके सामने क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थोड़ी होती है एम्प्लॉयमेंट में, यानी ये वाला पेयर गलत है। दूसरे पे आते हैं, पोषण अभियान। पोषण मतलब खाने पीने की बात हो रही है, मिड डे मील, और इसको क्लियर कर दे रहा है, यानी खाने पीने की बात यहां क्या कह रहा है? यहां एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? ये भी पेयर गलत। दूसरा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब पता नहीं सर, इसमें कोई स्टेटमेंट हमको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन डी पर। डी क्या है? वाल्मीकि अंबेडकर आवास। आवास मतलब घर। घर देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है? फूड की और न्यूट्रिशन की, यानी ये भी गलत। तुम ही बच गए, तुम ही हो गए सही। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी का थर्ड, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आते अपने क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ये क्वेश्चन क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। फिगर शोइंग पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी इन स्मॉल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच आर एबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स बिटवीन 1973 टू 2012। कौन सा ऐसा इनमें स्टेट है जो पॉवर्टी लेवल ठीक ठाक रिड्यूस कर पाया है? आइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऊपर आपके डायग्राम है, ठीक है। एक बार डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसका एक तरीका ये भी है कि देखिए सबसे कम गरीबी कहां पर दिख रही है आपको? आंध्र प्रदेश में दिख रही है क्या? आंध्र प्रदेश में दिख रही है। कुछ नहीं करना है, पहला काम आंध्र प्रदेश में दिख रही है, दिमाग में बैठ गया, यहां कोने में कहीं लिख लीजिए, ठीक। दूसरा कहां सबसे कम है? 9 के बाद 11। 11 कहां है? तमिलनाडु, यानी एक हो गया तमिलनाडु, ठीक है। और कहां दिख रही है? देखिए 11 के बाद सबसे कम
15 कहां है? राजस्थान, यानी आरजे हम लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और कहां हमको कम दिख रही है? देखिए, क्या गुजरात है? ठीक है, ये भी है, ठीक है। बंगाल में भी दिख रही है, गुजरात बंगाल में, लेकिन हमने 3 चीज लिखा है ना, 3 चीज लिखा है, यानी ये तीनों एक ऑप्शन में होना चाहिए। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। अब ये मैं कट करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, इसलिए आपको दिमाग में क्या बैठाना पड़ेगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, ठीक है। किस ऑप्शन में है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान नहीं है, ऑप्शन खत्म। तमिलनाडु ही नहीं है, खत्म। राजस्थान है लेकिन तमिलनाडु नहीं है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है? इसको करने का तरीका क्या है कि 3 का नाम निकाल लो, खत्म बात। आते हैं हम लोग और थोड़ा तेजी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी को उस फिगर को देखने में थोड़ी तकलीफ होगी तो उनके लिए एक क्वेश्चन अलग से दे दिया है, एक ऑप्शन दे दिया है बोर्ड ने कि आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन को ना करके। क्या है? फॉर विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पुअर पीपल। लैक ऑफ एसेट्स एज वेल एज इनकम, तो भैया पुअर होंगे, ठीक है। लैक ह्यूमन कैपिटल, पुअर होंगे। वर्क इन फॉर्मल सेक्टर्स, टू मच डिपेंडेंसी ऑन पब्लिक सेक्टर, तो ये भी गरीबी बता रहा है, ये भी गरीबी बता रहा है, ये भी गरीबी बता रहा है। लेकिन क्या जो पॉवर्टी पुअर लोग होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं? जो ठेले वाले, रिक्शे वाले, गुमटी वाले, ये कौन है? जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिनका कोई डाटा किसी के पास नहीं होता है, कौन कब कहां क्या लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। The real per capita income of India as per the given data has increased by dash between 1951 and 2016-17। तो किसकी बात कर रहा है? रियल पर कैपिटा इनकम की 1951 से। तो देखते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूं। ये रियल पर कैपिटा इनकम है, ये 7,651 है। कितना है? 7,651। और कब से कंपेयर करना है? 2016-17, 16-17, ठीक है। और यहां कुछ 77,650 है, ठीक है ना, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये बताना है कितना इसमें चेंज आया है, कितना प्रतिशत का चेंज आया है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत चेंज निकालने के लिए नीचे लिखते हैं पहले इनिशियल। तो इनिशियल कौन सा है? 1951 वाला। तो 7,651 कितने का चेंज आया है? तो इसको और 16-17 वाले को माइनस कर दें। तो देखिए, मैं एकदम एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आपको भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, ये लगभग 1000 से ऊपर का चेंज है क्या? ये देखिए 7000 आएगा क्या? 7000 समथिंग, 7000 से कुछ ऊपर आएगा, 7000 से ऊपर इनटू कितना परसेंट निकालना है? तो 100, ठीक है। अब ये इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो 7651 है, ये 7000 है, ठीक है। ये अगर 76510 होता कुछ, तब 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 9 से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, यानी कुछ 9 समथिंग आएगा, कुछ 9 समथिंग आएगा। यानी प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 900 समथिंग कुछ आएगा। कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, 915%, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, 915%। बाकी कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? एसर्शन और रीजन। The goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post-independence India. Goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries. क्या केवल abolition of intermediaries करने से पूरी तरीके से हम बेहतर कर देंगे चीजों को? नहीं, यानी assertion गलत है। और एक और चीज पता है आपको, अगर assertion गलत हो जाए ना तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों? क्योंकि देखिए, एसर्शन गलत मतलब बोथ वाला ऑप्शन गलत, एसर्शन गलत का मतलब बोथ वाला ऑप्शन गलत, एसर्शन सही का मतलब ऑप्शन सी, एसर्शन ए इज ट्रू गलत, बचा क्या? एसर्शन ए इज फॉल्स, वो ऑप्शन डी ही है। तो अगर कहीं एसर्शन गलत मिल गया, कहानी खत्म, पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी मारी, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? यही ऑप्शन ही बचता है। तो फिर भी पढ़ लेते हैं। बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, डिलेइंग इन द इंप्लीमेंटेशन, सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? Statement 1. The emergence of self-help group ensured the reduction in the fissures
ऑफ द, बिल्कुल फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में एसएचजीज ने काफी हेल्प किया है, जिससे काफी चीजें ठीक हुई हैं। द बोरोइंग्स फ्रॉम एसएचजीज मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस बाय इट्स मेंबर्स, ये भी बिल्कुल बात सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, एसएचजीज के बारे में आपने कहां पढ़ा है, किस चैप्टर में, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 क्या है, स्टेटमेंट 1, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम। डिटरमाइंड बाय द रिजर्व, हाँ बिल्कुल, रिजर्व रेशियो से ही तो हम लोग निकालते हैं उस चीज को, ये सही है स्टेटमेंट 1। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो, नहीं, जितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा रिजर्व रेशियो उतने कम होंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा है मनी में, बात समझ में आ रही है, जितना रिजर्व कम होगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, यानी कि ये क्या होना चाहिए, इनवर्सली रिलेटेड होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, लेकिन डायरेक्टली लिखा है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, देखते हैं तो इसमें से कौन सा पहले हुआ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1991 की बात हो रही है एक तो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा ये 1907 की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ये लगभग 1850s की बात हो रही है, ठीक है ना, स्वेज कैनाल 1869, यानी 3421 कहां हो भाई, तो ये रहा डी, 3421। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट। ठीक है, देखते हैं, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम बिटवीन टू नेशन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इनविजिबल आइटम किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है, तो गलत हो गया। अब देखिए असर्शन गलत है, नहीं, ऑप्शन डी सही है, यहां से खत्म, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं एक बार। ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट द एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, बिल्कुल एसेट लायबिलिटी की बात जहां आती है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी असर्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। देखिए ऑप्शन डी, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड डैश एंड डैश। तो डिमांड डिपॉजिट की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट आएगा, फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल नहीं आएगा, करंट अकाउंट डिपॉजिट आएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग नहीं आएगा, यानी 1 एंड 3। 1 एंड 3 कहां है भाई, ऑप्शन सी, खत्म, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 39, assertion reason फिर से, since the default rates of farm loans have become chronically high due to multiple reasons, the rural banks are facing a lot of cash crunch। बिल्कुल सही बात है, आप फार्मर्स को अगर लोन खूब ज्यादा दे दिए और वो लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीके से कैश क्रंच आएगा ना, तो हाँ बिल्कुल assertion ए सही है। फिर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज A lot of farm produce is wasted। बिल्कुल, हमारे पास बेहतर प्रोडक्ट्स को रखने की जगह नहीं है, वेयर हाउसिंग की कमी है, सारी चीजें कमी है, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड हमारे बेकार चले जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन क्या इसका रीजन है या नहीं, ये खाने की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है, दोनों बात अलग है, ठीक है ना, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, रीजन असर्शन क्या है भाई, assertion, since independence the economic condition of many farmers across India has improved as they have adopted horticulture as a secondary source of income। बिल्कुल, रूरल डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा ये बात। रीजन क्या है, varying climatic and soil condition have given India an added advantage to be the producer of diverse horticulture। बिल्कुल, भारत हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इतना बेहतर हो गया है, तभी तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया फार्मर्स के लिए, तो ये इसका रीजन भी है, यानी पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 41 बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन की बात हो रही है। असर्शन, डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। फिर डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विड्रॉबल। डिमांड डिपॉजिट नॉन विड्रॉबल है क्या, हम कभी विड्रॉ, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जब मन किया निकाल लिया, ठीक है ना, तो ये विड्रॉएबल होता है, नॉन विड्रॉएबल नहीं होता है, यानी स्टेटमेंट असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है, फिगर बनाया हुआ है कुछ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू बी फिल्ड इन द गिवन ब्लैंक्स ए एंड बी। ठीक है, तो लो प्रोडक्शन, यहां पर क्या है, लो सेविंग। ठीक है, तो लो प्रोडक्शन लो सेविंग, तो एक कौन सा यहां पर पूछा क्या है, ब्लैंक्स ए एंड बी हमको भरने हैं। ठीक है, तो ब्लैंक अगर लो प्रोडक्शन है तो क्या होगा, लो प्रोडक्शन है तो क्या होगा, लो इनकम होगी, सीधी सी बात है। लो इनकम है तो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। बात समझ में आ रही है, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते हैं, अच्छा अगर फिगर देखने में दिक्कत हो रही है जैसे हम लोगों को हो ही रही है, आते हैं विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स बनकर, क्या इसमें हम लोगों को अगला क्वेश्चन दिख रहा है। स्टेटमेंट 1, इकोनॉमिस्ट्स आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ एसेट्स। बिल्कुल सही बात है, पॉवर्टी की डेफिनेशन ही हम लोग यहीं से पढ़ी है। अर्बन पुअर आर मोस्टली एन ओवरफ्लो ऑफ रूरल। बिल्कुल, रूरल गरीब वहां से रूरल से निकल कर आते हैं शहर में क्या करने के लिए, काम मांगने के लिए, तो वहीं के ओवरफ्लो हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। बात समझ में आ रही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 43 Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards on the job training of her workers before putting them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital. बिल्कुल, जॉब ट्रेनिंग की बात हम लोग करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो सही है। स्पॉट which of the following does not directly contributes to the process of human capital formation. इसमें से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक अपना रोल नहीं निभाता है। तो स्किल एंड एक्सपर्टाइज की बात तो होती है उसमें, इंप्रूव्स एफिशिएंसी की बात भी उसमें होती है, आउटपुट प्रोडक्टिविटी की बात होती है, जेंडर इक्विटी की बात कहीं नहीं होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 क्या है, जल्दी से पढ़ेंगे। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ अ नेशन एग्जिबिट सरप्लस ऑफ 20,000 करोड़। द इंपोर्ट्स ऑफ merchandise of the nation is half of the export of merchandise to the rest of the nation. तो BOT is equal to क्या होता है, X minus M होता है, export minus import of goods। तो BOT कितना दिया हुआ है, 20,000। BOT दिया हुआ है 20,000 और बोला है कि एक्सपोर्ट का इंपोर्ट आधा है। तो एक तरीका है हमारे पास कि इसको x मान लें और इसको हाफ x मान लें, एक तरीका ये है। लेकिन और कैलकुलेशन को आसान हम कर लें, किस तरीके से, इसको x क्यों माने हम, इसको हम x ना मानकर इसको हम 2x मान लें और इसका आधा x हो जाएगा, खत्म बात। 2x माइनस x क्या हो गया, x, और x कितना हो जाएगा यहाँ पे 20,000। हमसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, ये वाला एक्सपोर्ट था ना, यानी 2x निकालना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40,000। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने x और हाफ x नहीं माना है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिविएट पॉवर्टी बेनिफिट लास्ट मैन। बिल्कुल, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, लास्ट इंसान तक हमको अपने स्कीम्स पॉलिसीज वगैरह ले जाने हैं, ये स्टेटमेंट सही है। इंपेरिकल डाटा ओवर द इयर्स हैव शोन दैट ट्रिकल डाउन थ्योरी डिड नॉट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट। लेकिन जैसा हम लोगों ने चाहा, जितना हमारी सोच थी कि हमको इतना फायदा मिल जाएगा, उतना नहीं मिला। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्या है, फिर से assertion रीजन, इफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर इट डिपिक्ट्स अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। अच्छा, रिसीप्ट्स और पेमेंट अगर बराबर होंगे तो करंट अकाउंट सरप्लस कैसे आ जाएगा, ये assertion गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। बात समझ में आ रही है, रीजन पढ़ लेते हैं एक बार। अ सरप्लस करंट अकाउंट मींस दैट द नेशन इज अ लेंडर टू द कंट्रीज एंड डेफिसिट करंट अकाउंट मींस दैट बोरोवर। बिल्कुल, डेफिसिट है तो बोरोवर है और उसमें लेंडर होगा अगर सरप्लस होगा तो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, जिसमें असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 47 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition of volume of India's foreign trade। बिल्कुल सही बात है ये रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के बारे में, ठीक है ना। यही सही हो गया तो बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे, फिर भी पढ़ लीजिए। इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द colonial government favorably affected the structure, composition and volume। अच्छा, इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी कैसे मदद कर रही थी, गलत बात है ये। हमारे यहाँ कैसी पॉलिसीज थी,
रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी। बात समझ में आ रही है? लिबरल पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट में तो लिबरल पॉलिसी थी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? गलत हो गई बात। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, नहीं, बिल्कुल ठीक है ना, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एडवर्सली इफेक्ट किया था, फेवरली थोड़ी इफेक्ट करेगा कोई भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, ठीक है। तो इसका आंसर 47 का ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का कौन सा करेक्ट मैच है देखते हैं। माइग्रेशन की बात, करेक्ट मैच नहीं पूछा यहां पर, मैच द सिचुएशन, मैच द फॉलोइंग, यानी मैच करना है हमको यहां पर। माइग्रेशन की जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं इसमें से, तो ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। यानी 1 का 3 कहीं दिया है क्या? 1 का 3, हाँ देखिए दिया हुआ है, यानी यही आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड, एकेडमिक स्टैंडर्ड की बात हो रही है, देखिए मिसमैच बिटवीन, यानी 2 का 4, देखिए 2 का 4 है इसमें, बिल्कुल सही है, बी का 4। सी क्या है? पॉपुलेशन हाई ग्रोथ, यानी कि क्या होना चाहिए? रिडक्शन इन पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल फर्स्ट। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर, यानी बचा क्या? सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी हो रही है तो भी बताइएगा, ठीक है। आराम से अगर वीडियो की जरूरत होगी तो भी बताइएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो। 49 से 54 इसी फिगर पे आधारित है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है कि यहां पर पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए क्या है कि द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स हैज डैश करोर्स बिटवीन 2019 एंड 2020-21। 1920 का डाटा दिया है लेकिन 2021 का नहीं दिया, तो हम कंपेयर कैसे करें? यानी ये क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक यहां पर आगे 2021 का डाटा ना हो। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर कुछ भी मान लीजिए 2021 का डाटा करके, ठीक है, और कोई वैल्यू यहां लिख लीजिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कितना रिकवरी ऑफ लोन्स हुआ है, तो रिकवरी ऑफ लोन्स की बात अगर हो रही है तो रिकवरी ऑफ लोन्स देख लीजिए, ठीक है ना, कितना हुआ है माइनस कर दीजिए 2021 से 1921 को, जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ा है घटा है वो सब आपको सामने फिगर से दिखाई दे देगा, ठीक है। फिर यहां पर भी सेम बात 1920 और 2021, तो फिर से 2021 का डाटा नहीं है तो हम नहीं बता सकते कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा है, ठीक है। लेकिन आप अगर एग्जांपल में ले लेते हैं 2021 तो आप बढ़ने घटने की बात वहां पर कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना परसेंट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं एक बार 2021 का कोई भी डाटा रखकर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। 51 क्या है? आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, तो टैक्स रेवेन्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या नहीं आता है, इसको मत रुको, बंद करो। टैक्स रेवेन्यू की जब हम लोग बात करते हैं, 2 मिनट रुक जाइए बस। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, लेकिन स्पेशल असेसमेंट ये हम लोग नॉन टैक्स में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, और रिसिप्ट में से क्या एक्सक्लूड करते हैं? बोरोइंग्स, ठीक है। देखिए पहला ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 क्या कह रहा है? रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर इंक्रीजिंग बट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज आर रिड्यूसिंग। Revenue and capital receipts are increasing but borrowings and other liabilities are reducing। ये हमको कैसे बताना है? क्वेश्चन नंबर 54 तक देखिए, क्यों नहीं समझ में आया मैं समझ गया। यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 से 54 जो है वो इस फिगर पर बेस्ड है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, अब उस फिगर में जाके देखना पड़ेगा 1920 में बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फिगर इनकम्प्लीट है तो इस स्टेटमेंट का आंसर हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन आप जो एग्जांपल लेंगे उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 फिर से 2021 की बात कर रहा है, डाटा नहीं है हमारे पास। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है। क्या करते हैं? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं, बात खत्म। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा 54th क्वेश्चन। अब ये लास्ट वाले पे हम लोग आ गए 55 से 60। इसमें एक बड़ा सा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके तुरंत इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं बिना इसको रीड किए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं दिखाऊं कैसे? चलिए एक बार देखते हैं। According to the given text, dash was adopted as the guiding principle of governance and government since 1991। सरकार की बात हो रही है, सरकार ने पॉलिसीज में शिफ्ट किया है, और अगर आप यहां देखेंगे ना तो डायरेक्ट यही लाइन लिखी हुई है, देखिए adopted as guiding principle of governance and all government since 1991। किसकी बात कर रहा है? लिबरलाइजेशन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है?
लिबरलाइजेशन। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं इसका पीडीएफ लगा दूंगा, जो मैं आपको दे रहा हूं इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। यानी 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर बी, लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। 56 क्या है? स्टेटमेंट 1, 1991 वाज अ लैंडमार्क मूवमेंट इन इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एज दैट चेंज द नेचर ऑफ इकोनॉमी इन फंडामेंटल वेज। बिल्कुल, 1991 क्या था? एक तरीके से लैंडमार्क था जिसमें पैराडाइम शिफ्ट आया था। इंडियाज इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट launched a multi-pronged reforms agenda to repair India's macroeconomic balance sheet। बिल्कुल सही है, यानी both statements are true। पढ़िए क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा, दोनों सही है। 1991 एक बेहतरीन लैंडमार्क था जिसके बाद हमारी इकोनॉमी क्या हुई? एक बेहतरीन शिफ्ट आया। फिर इंडियाज इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च्ड अ मल्टी प्रोंग्ड रिफॉर्म्स। 1991 के बाद क्या हुआ? हम लोगों ने कई सारे रिफॉर्म्स अपने पॉलिसीज में, अपने तरीकों में किए, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 क्या है? असर्शन India's pre-1990 economic strategy dismantles the vast network of controls and permits that dominated the economic system। अच्छा, pre-1990 वाली बात ऐसे थोड़ी करता था। पोस्ट जो 1990 होगा वो डिसमेंटल किया था, जो ये कंट्रोल और परमिट वाली बात थी, यानी ये असर्शन गलत हो गया। अगर यहां पोस्ट होता तो ये सही होता, प्री लिखा है। अब फिर से असर्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर डी सही। बात समझ में आ रही है? फिर भी पढ़ लेते हैं। 1991 रिफॉर्म्स अनलीज्ड द एनर्जीज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, गिव अनटोल्ड चॉइस टू कंज्यूमर्स एंड चेंज द फेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 57 का। 58th क्वेश्चन। 58th क्या है? In the light of given text and common knowledge, identify the incorrect statement बताना है। A severe balance of payment problem triggered an acute economic crisis in 1991। अच्छा, in 1991 the economic and political leadership launched a multi-pronged reform agenda to repair the macroeconomic। ये भी सही है। In post 1991 situation the state was given the role of primary regulator। नहीं, 1991 के बाद state was given not a regulator role but as a facilitator। बात समझ में आ रही है? फैसिलिटेटर की तरह उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, नॉट एज अ रेगुलेटर। बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट गलत है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है? स्टेटमेंट टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द पोस्ट इकोनॉमिक। बिल्कुल, टाइमिंग और सीक्वेंसिंग दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। पोस्ट पेंडेमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया रिक्वायर पैराडाइम शिफ्ट। नहीं, इस पोस्ट पेंडेमिक के, इस कोविड के बाद क्या हमको एक शिफ्ट की जरूरत है? नहीं, हमको अपनी इकोनॉमी बचाने की भी जरूरत है, यानी स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। 59 का सी। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है? असर्शन The 1991 reform released the vitalities of Indian business persons। बिल्कुल सही बात है। Reform agenda established a paradigm shift and defined the broad outlines of economic policy making for years to come। बिल्कुल सही बात है, और क्योंकि ऐसा है इसीलिए बिजनेस पर्संस को क्या है? ज्यादा चीजें, फायदे मिल रही हैं, वो और प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी दोनों स्टेटमेंट सही भी है और ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है? ये आपका 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे बोर्ड में। ये आपके बोर्ड के द्वारा दिया गया सैंपल पेपर था, मैंने आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर दिए। आप इसको देखिए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इसका पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, आप उसको देखिए। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं वापस से उसके बारे में रिप्लाई करूंगा या अगला वीडियो लेकर के जब आऊंगा उसमें पहले उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।